नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय बस्सी के इस यूट्यूब चैनल में। बीए पार्ट सेकंड के मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल का अध्ययन करेंगे और पिछले 2 वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्टरी परिचयात्मक आपको पूरा डिटेल बताया था। आज के इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 आधार स्तंभ है, क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच और आगे जो पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को के अध्ययन करने का ढंग पूरा बदल देता है, वो जॉन मेनार्ड किन्स के अप्रोच है। हम अभी क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल को देख रहे हैं। क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल के अंतर्गत हमने पूर्व वीडियो में ये पढ़ा था कि एडम स्मिथ से लेकर के और मार्शल तक क्लासिकल या ऑर्थोडॉक्स विचारधारा और मार्शल से लेकर के 1930 तक का जो पीरियड है वो नव क्लासिकल विचारधारा का युग है। इन दोनों को मिलाकर के इनके विचारों को जब एक समय एक जगह रखा जाए अर्थव्यवस्था के संदर्भ में तो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल बनता है। प्रतिष्ठित आर्थिक विचारकों के समष्टि आर्थिक विचारकों को जब हम एक अर्थव्यवस्था के रूप में लेते हैं तो आय और रोजगार का प्रतिष्ठित आर्थिक मॉडल बनता है। प्रतिष्ठित आर्थिक मॉडल या यूं कहें कि प्रतिष्ठित आर्थिक विचारक जिसको क्लासिकल इकोनॉमिक थिंकर कहते हैं, अपने आर्थिक मॉडल पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार, मजदूरी और कीमतों के पूर्ण लचीलापन, ये 3 बातें उसकी बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था पाई जाती है, पूर्ण रोजगार पाया जाता है और मजदूरी तथा कीमतों में पूर्ण लोचशीलता की स्थिति पाई जाती है। ये इनकी प्रमुख मान्यता है। और फिर 2 उप सिद्धांत है। एक है से का बाजार नियम, जिसे सेज मार्केट लॉ के नाम से जानते हैं, और दूसरा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फीसास क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो 2 इसके उप सिद्धांत है जिसके ऊपर ये पूरा इनका मॉडल टिका हुआ है। आज हम इस वीडियो में हम ये अध्ययन पहले कर चुके हैं कि इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या हैं। मैं एक बार फिर ये रिपीट कर दूं कि क्लासिकल जो मैक्रो इकोनॉमिक थॉट है उसमें पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा का कंसेप्ट लिया गया है। वस्तु और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, अर्थव्यवस्था बंद है, सरकार हस्तक्षेप की नीति का पालना करती है और मुद्रा की मात्रा दी हुई है। या यूं कहें कि 2 जो मॉडल है, से का बाजार नियम और फिशर्स का मुद्रा प्रमाण सिद्धांत, ये 2 इसकी प्रमुख बातें हैं। तो एजम्पशन हमने देखी। अब हम आज के इस वीडियो में हम से के बाजार नियम क्या है उसका अध्ययन हम करना चाहते हैं। से का बाजार नियम जिसे सेज लॉ ऑफ मार्केट के नाम से जानते हैं, से के बाजार नियम में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की सामान्य शर्त के रूप में पूर्ण रोजगार की अवधारणा इस मत पर आधारित है कि पूर्ति अपनी मांग का सर्जन स्वयं करती है, यानी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसे से का बाजार नियम कहा जाता है। ये फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जेबी से के विचारों पर आधारित है और उसके नाम पर ही से का बाजार नियम नाम इसका पड़ा।
प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको पुनः एक बार ये रिपीट कर दूं कि सेका बाजार नियम और मुद्रा प्रमाण सिद्धांत क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक थॉट का आधार स्तंभ है। सेके बाजार नियम को मैंने बहुत संक्षिप्त में भी रखा है कि सेका बाजार नियम वस्तुतः स्वतंत्र विनिमय अर्थव्यवस्था की सामान्य शर्त को मान करके चलता है, यानी अर्थव्यवस्था में फ्री इकोनॉमी है। सरकारी हस्तक्षेप की नीति है, सरकार आर्थिक नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करती है, बाजार की शक्तियों को जाकर के करेक्ट करने का प्रयास नहीं करती है और उसको डिसऑर्डर भी नहीं करती है। दूसरी इसमें बात ये छुपी हुई है कि पूर्ण रोजगार की मान्यता में ये लोग विश्वास करते हैं। उस आधार पर दो बातें, स्वतंत्र विनिमय अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की सामान्य शर्त की बात की गई है और दूसरा यहाँ पे ये कहा गया है कि पूर्ण रोजगार की अवस्था है। इन दोनों मान्यताओं के तहत ये कहा गया कि अर्थव्यवस्था में इस बात को माना जाए कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। प्रत्येक पूर्ति अपने साथ एक अतिरिक्त मांग का निर्माण करती है। इस नियम को ही सेके बाजार नियम के नाम से जाना जाता है। ये फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। अब हम ये देखें कि सेका बाजार नियम है क्या। सेका बाजार नियम जिसमें स्पष्ट शब्दों में इस बात, दो बातें इन्होंने अभी पूर्व में कही कि स्वतंत्र विनिमय अर्थव्यवस्था में इसका विश्वास है। दूसरा इनका ये विश्वास है या मान्यता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था पाई जाती है। इसके तहत ये करें कि प्रत्येक पूर्ति यानी प्रत्येक उत्पादन आय का अतिरिक्त सृजन करता है। तो इनका ये कहना है कि कभी ऐसी अवस्था हो ही नहीं सकती है कि मांग की कमी के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी की अवस्था हो सकती है या ओवर प्रोडक्शन की अवस्था हो सकती है। उनका ये विश्वास था कि उत्पादन के किसी भी कार्य के कारण अब तक अप्रयुक्त, मतलब जिनका प्रयोग नहीं किया जा रहा था, जो बेरोजगार साधन थे, अप्रयुक्त श्रम और अन्य सहायक संसाधनों को काम पर लगाया जाता है। इससे अतिरिक्त आय का सृजन अतिरिक्त उत्पादन के साथ साथ होता है। आय से मांग का सृजन होता है। ये सारे एक साथ पैरेलल चलते हैं। इस पर पूर्ति में वृद्धि से उत्पादन का बाजार का फैलाव होता है और इसी तरह के आधार पर जेबी सर का ये निष्कर्ष था कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। यदि हम जेबी से के एक कोटेशन को हम लें, उनका ये कहना है कि केवल एक उत्पादन के पैदा होने की हालत में तुरंत अन्य उत्पादन के लिए खरीदने के लिए की इच्छा पैदा होती है, या एक उत्पादन जब पैदा होता है तो इससे जो आय होती है, ये आय उत्पादन के साधनों के हाथों में जाती है तो वो मांग का सृजन करती है और मांग का सृजन करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक अतिरिक्त उत्पादन अतिरिक्त मांग का सृजन करती है और बिल्कुल उसी समय साइमल्टेनियसली होती है, उसी समय मांग का सृजन होता है। फिर ये देखें कि सेका बाजार नियम एक स्वतंत्र, अब जो अब से कहा उसी को मैं पुनः एक बार थोड़ा और खोल करके हम सेका बाजार नियम को विस्तृत रूप में देखते हैं। सेका बाजार नियम एक स्वतंत्र विनिमय अर्थव्यवस्था की ही व्याख्या है। सेके बाजार नियम की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि मांग का स्रोत, यानी किसी साधन की, किसी वस्तु की मांग कैसे होगी, मांग का स्रोत साधनों के उस आय प्रवाह में निहित है जो उत्पादन की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। यानी प्रत्येक उत्पादन साधनों को आय का सृजन करता है। जैसे ही उनके पास आय होती है, मांग का सृजन करता है। तो ये कह रहे हैं कि मांग का सृजन का स्रोत क्या है, मांग क्रिएट कैसे होती है। तो उन्होंने कहा कि मांग क्रिएट उत्पादन करने पर जो आय का प्रभाव बनता है, आय इनकम फ्लो होती है, उसमें निहित है। यानी मांग का स्रोत क्या है, उत्पादन से जनित, उत्पादन के साधनों से जनित उत्पादन के आय प्रभाव में निहित है, जो उत्पादन की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। इन उत्पादित वस्तुओं सेवाओं को जब
लोग क्रय करते हैं तो इन पर ये वे स्वतः ही साधनों की आय के बराबर हो जाता है। ये कह रहे हैं कि जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो देखो यहाँ से शुरुआत हो रही है। अब तक अप्रयुक्त साधनों से उत्पादन बढ़ाया जाता है। अप्रयुक्त साधनों का जब काम में लगाया जाता है तो इन उत्पादित वस्तुएं सेवाओं को लोग क्रय करने के लिए उनके पास आई आती है। इसको जब वो क्रय करते हैं तो ये वे स्वतः ही उत्पादन के साधनों की आय के बराबर हो जाता है। यानी यहाँ पे ये बात छुपी हुई है जिसको हम सर्कुलर लॉ ऑफ इनकम में ये सरल मॉडल में माना था कि किसी का व्यय किसी की आय होती है। यह आय उत्पादन करने से उत्पादन के साधनों उत्पादन से जनित जब आय होती है तो उसके बराबर होती है। तो यानी देखिए उत्पादन से आय का सृजन होता है, आय से मांग का सृजन होता है, यही मांग व्यय होती है तो उत्पादन के साधनों की आय के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर ये माना गया है कि उत्पादन करने से जो उत्पादन के साधनों को आय होती है, यह आय ही मांग का निर्माण करती है और जब इस आय को व्यय किया जाता है तो ये उत्पादन से साधनों की आय के बराबर हो जाता है। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू टोटल इनकम, यानी ये कहें कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल टू एग्रीगेट इनकम और एग्रीगेट इनकम इक्वल टू एग्रीगेट टोटल प्रोडक्शन ऑफ ये इकोनॉमी। इसी प्रकार यदि अब तक अप्रयुक्त साधनों के प्रयोग से आय और उत्पादन के वृत्ताकार में वृद्धि होती है तथा इन साधनों के व्यय की स्वयं पूर्ति हो जाती है, क्योंकि साम्य स्थितियों में आय प्रवाह की राशि में होने वाली वृद्धि तथा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के कारण आय प्रवाह में आय प्रवाह से निकली राशि में समानता होती है। इस प्रकार उत्पादन की नवीन प्रक्रिया अपने द्वारा प्रयुक्त साधनों को आय का भुगतान करके जहां पूर्ति को बढ़ाती है वहां साथ में ये मांग का सृजन भी करती है। फिर हम इस बात को दूसरे शब्दों में कहें, स्पष्ट है कि शेका बाजार नियम ये बताता है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। इस कारण अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन ओवर प्रोडक्शन मिथ्या मात्रा, मतलब कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होता है। मूलतः इसको मूलतः एक प्रकार इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की उपभोग और निवेश के लिए पर्याप्त मांग है, यानी आउटपुट इक्वल टू टोटल कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो जो उत्पादन है वो आय के बराबर है और ये है आय उपभोग और निवेश के बराबर है, यानी या फिर उसका उपभोग किया जाएगा और या फिर उसको बचत की जाएगी। यहाँ पे मान्यता है कि जो बचत की जाती है वो हमेशा निवेश के बराबर होती है। तो क्लासिकल जो एक्सपेक्टेड कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट है वो प्रोडक्शन या इनकम के बराबर है। इसके पीछे जेबी से का ये मानना है कि समाज में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने का एकमात्र उद्देश्य इसका उपभोग करना है। यानी लोग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन क्यों करते हैं? क्योंकि वो उसका उपभोग करना चाहते हैं। लोग उत्पादन प्रक्रिया में इसके इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि इससे उसकी संतुष्टि की पूर्ति होती है, न कि धर्म करने के लिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है तो इसलिए करता है कि उसे उन वस्तुओं के बदले में कोई अन्य वस्तुएं चाहिए। अब तक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं तो स्वयं बना नहीं सकता। अब एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं सेवाओं को तो बना नहीं सकता, परंतु वह अपने इस कार्य में दक्षता से विशिष्टीकरण करेगा, मतलब एफिशिएंसी से उसको स्पेशलाइजेशन करेगा। जो काम वो जिस काम को वो अधिक कुशलता से कर सकता है वो उस काम को करेगा। अतः श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करण मतलब श्रम विभाजन और स्पेशलाइजेशन के कारण एक व्यक्ति अतिरिक्त वस्तु का
उत्पादन करता है तो वह दूसरी वस्तु के बदले में अपने उत्पाद का विनिमय करेगा। यानी यहाँ तक ये इस बात पे हम आ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में धर्म काम करने के लिए नहीं आता। वो इसलिए कोई क्योंकि आराम करना उसके लिए क्यों क्यों नहीं करता है वो बिना जैसे आपको मैंने चैन आइडिया जो इकोनॉमिक्स में बताया था कि इंसेंटिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी इंसेंटिव की रोल अदा करती है कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप क्यों शामिल होते हैं। ये आपका यहाँ पे इंसेंटिव है कि कोई वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह वस्तु आपको चाहिए। अन्यथा व्यक्ति को आराम करना ज्यादा बेहतर लगता है, धर्म के लिए कोई काम नहीं करता है। यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि हम एक सामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। हो सकता है कोई लोग धर्म के लिए काम करें, लेकिन हम एक सामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर सामान्य व्यक्ति के व्यवहार में हम ये बात शामिल कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन इसलिए करता है क्योंकि उसको वह वस्तु चाहिए। यदि वह किसी काम को करने में बहुत दक्ष है तो वो श्रम विभाजन और स्पेशलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे होगी। वह एक वस्तु का अतिरिक्त उत्पादन इसलिए करता है क्योंकि उसको या तो वो वस्तु चाहिए या उसके बदले में विनिमय करके दूसरी वस्तु चाहिए। यानी या तो वह स्वयं के लिए चाहिए या अन्य वस्तुओं के साथ उसको विनिमय करने के लिए चाहिए। प्रत्येक उत्पादक की पूर्ति का मूल्य पूर्ति का मूल्य मांग के समान होता है, तब वस्तु का सामान्य उत्पादन कैसे हो सकता है। वो ये कह रहे हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स कि प्रत्येक वस्तु की पूर्ति का मूल्य यानी जो आउटपुट हो रहा है उसका मूल्य वो जो आउटपुट हो रहा है वो उत्पादन के साधनों से किया जा रहा है। इन साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में भुगतान किया जाता है। तो जो उत्पादन का मूल्य है वो उत्पादन के साधनों की आय है। ये उत्पादन के साधनों की आय मांग का निर्माण करती है। तो यहाँ पर अब सीधे हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक उत्पादक की पूर्ति का मूल्य यानी आउटपुट का वैल्यू है वो मांग के एग्रीगेट डिमांड के समान है। तब जब पूर्ति मांग के समान है तब अति उत्पादन की स्थिति पैदा कैसे हो सकती है। तो जो लोग ये प्रश्न पैदा कर रहे थे सब अति उत्पादन की अवस्था पैदा हो सकती है और अति उत्पादन के कारण मंदी की अवस्था हो सकती है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स इस बात को नकार रहे हैं। प्रत्येक उत्पादक का उत्पादन यानी पूर्ति उसकी दूसरी वस्तु की मांग के समान होती है और इसी अर्थ में समग्र मांग समग्र पूर्ति के समान होना चाहिए। यहाँ एक उत्पादक अतिरिक्त पूर्ति अतिरिक्त अन्य वस्तु की मांग हेतु ही करता है। यदि कभी किसी वस्तु का उत्पादन अनुमान से ज्यादा हो जाता है तो अन्य वस्तुओं से उसके विनिमय अनुपात के घट जाने से संतुलन स्थापित हो जाता है। साधनों का कम से अधिक लाभ की तरफ स्थानांतरण होता है। यहाँ पर क्लासिकल विचारधारा में सापेक्ष कीमतों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है। यानी सापेक्ष कीमतों में आपसी समायोजन होगा और संतुलन स्थापित हो जाएगा। सेका बाजार नियम वस्तु विनिमय अब देखिए जो सेका बाजार नियम था वो बार्टर इकोनॉमी के लिए लाया गया था। सेका बाजार नियम वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था के लिए ही बनाया गया था जिसमें सब विक्रेता क्रेता है पर कोई ज्यादा आगे जाकर के असर नहीं होगा यदि हम ये मान लें कि मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में काम कर रही है। स्वयं उत्पादन एवं वितरण पर मुद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मुद्रा स्वयं अनुत्पादक है। ऐसी अवस्था में जो बात हम एक वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था के लिए कह रहे हैं वही बात मौद्रिक अर्थव्यवस्था में भी सेका नियम लागू होता है। यानी सेका नियम मूलतः तो वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था। परंतु यदि इसको मुद्रा विनिमय प्रणाली में भी यदि इसको लागू किया जाए तो कुछ मान्यताओं के तहत ये लागू हो जाएगा। क्या मान्यताएं? पहली मान्यता तो यह है कि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम के रूप में काम कर रही है। मुद्रा स्वयं उत्पादक नहीं है। इसका स्वयं का उत्पादन और वितरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मुद्रा स्वयं अनुत्पादक है। कोई भी विवेकशील व्यक्ति
अपने पास फालतू मुद्रा का संचय नहीं करेगा। अतः यहाँ न तो संचय है और न ही अपसंचय है। अतः कीमत स्तर में उच्चावचन का कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ ये माना गया है कि यदि कोई व्यक्ति बचत करता है तो वह उसे उत्पादक कार्यों में निवेश करता है। इस प्रकार से जीएनपी समग्र पूर्ति, समग्र ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन इक्वल टू ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर है। देखिए यहाँ पर ये माना गया है कि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य कर रही है, वह स्वयं में अनुत्पादक है, वह उत्पादन और रोजगार पर उसका कोई, यानी उत्पादन रोजगार पर इसका योगी वास्तविक क्षेत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये मैंने पूर्व वाले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। और यहाँ पर ये बात मानी गई है कि मुद्रा जब स्वयं में अपने आप का उसका कोई महत्व नहीं है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने पास फालतू मुद्रा नहीं रखता है। यदि कोई व्यक्ति आय में से बचत करता है, तो बचत क्या है? बाय माइनस सी इक्वल टू सेविंग। और सेविंग को व्यक्ति अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि उसको निवेश कर देगा। तो यहाँ पर चूंकि निवेश कर दिया जाता है, इस आधार पर समग्र पूर्ति और समग्र मांग बराबर हो जाती है। यानी यदि मुद्रा यानी मौद्रिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है, लोग अपने पास फालतू मुद्रा नहीं रखते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में बचत की जाती है तो उसको निवेश कर दिया जाता है। निवेश और बचत में निवेश ब्याज की दर के द्वारा तय होता है। इस अवस्था में मुद्रा प्रमाण से ये से का बाजार नियम पूर्णतः लागू होता है, चाहे वह वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था हो या मौद्रिक अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है, एक महत्वपूर्ण बात 1942 में डॉन पैटिकर ने इसकी आलोचना की, उसको हम थोड़ा सा रुक के देखेंगे। हम ये देखें कि दूसरा, पहला ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हुआ, इन सब आधारों पर से या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ति अपनी मांग का सृजन करती है, अति उत्पादन मिथ्या मात्र है, और मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम के रूप में काम करती है। अर्थव्यवस्था में हमेशा जितना उत्पादन होता है उतनी ही उत्पादन होता है, इसका मतलब जितनी पूर्ति है उतनी ही अर्थव्यवस्था में मांग बनी रहती है। यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन इक्वल टू ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर है, समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर होती है। तो ये एक क्लासिकल व्यू था, जिसको सेके बाजार नियम के नाम से जाना जाता है, जिसमें इस बात को नकार रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन की अवस्था नहीं पाई जाती है, कभी बेरोजगारी की अवस्था नहीं पाई जाती है। यदि अर्थव्यवस्था में कभी बेरोजगारी की स्थिति है तो वो केवल अल्पकालीन और स्थिति है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में ये केवल घर्षणात्मक बेरोजगारी है जो अल्पकालीन है, और दीर्घकाल में हमेशा समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर होती है। अति उत्पादन की कोई स्थितियां नहीं पैदा होती है। अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार में साम्य स्थापित नहीं होता है, बल्कि पूर्ण रोजगार पर साम्य स्थापित होता है। तो यानी पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। इस बात को ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं सेके बाजार नियम के माध्यम से। दूसरा इनका जो आधार स्तंभ है वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा प्रमाण सिद्धांत। आप जानते हैं कि पिछले मॉडल में मैंने बताया था कि फिशर का मुद्रा प्रमाण सिद्धांत, फिशर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, फिशर का मुद्रा प्रमाण सिद्धांत क्लासिकल मॉडल का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रतिष्ठित मॉडल का दूसरा मूल सिद्धांत मुद्रा प्रमाण सिद्धांत है, जिसको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या क्यूटीएम के नाम से जानते हैं। क्यूटीएम के अनुसार सामान्य कीमत स्तर P, सामान्य कीमत स्तर P प्रत्यक्षतः मुद्रा की कुल पूर्ति पर निर्भर करता है।
यहाँ पर मुद्रा की मात्रा यानी मुद्रा की पूर्ति MV है तथा सामान्य कीमत स्तर में प्रत्यक्ष समानुपातिक संबंध है, परंतु सापेक्ष मूल्य अपरिवर्तित रहते हैं। यह निष्कर्ष इस समीकरण पर आधारित है कि MV बराबर PT। यहाँ पर M मुद्रा की कुल पूर्ति है। ये इस मॉडल में मौद्रिक अधिकारी के द्वारा बाहरी रूप से तय हो रही है। तो M यहाँ पर देखिए, मैं कर्सर जहाँ ले जा रहा हूँ, M यहाँ पर मुद्रा की कुल पूर्ति है। V मुद्रा का चलन वेग है जो आर्थिक सौदों को संपन्न करने के लिए एक वर्ष के दौरान मुद्रा की एक इकाई एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है। M और V दोनों मिलकर के मुद्रा की कुल पूर्ति का निर्माण करते हैं। समीकरण का दायां पक्ष जिसको PT के नाम से इस समीकरण में बताया गया है, P सामान्य कीमत स्तर है, T पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप उत्पादन का स्तर है। तो यहाँ पर P और T कुल मुद्रा की कुल मांग है। PT जब उत्पादन होता है तो उत्पादन के साधनों को आय प्राप्त होती है और यही आय आके इसके वर्जन में चेंज करके और PY रियल इनकम के रूप में बताया गया। तो ये रियल इनकम है। PT क्या है? एक प्रकार की रियल इनकम है। और ये रियल इनकम क्या है? ये वस्तुतः मुद्रा की कुल मांग को बताती है, यानी मांग पक्ष को बता रहा है और समीकरण का बायां पक्ष मुद्रा की कुल पूर्ति को बता रहा है। सामने कहाँ पे स्थापित होगा? जहां पर मुद्रा की कुल पूर्ति कुल मांग के बराबर होती है। समीकरण में आप पुनः एक बार देखिए, जो फिशर का मुद्रा प्रमाण सिद्धांत है उसमें V को कांस्टेंट, मुद्रा के चलन वेग को कांस्टेंट माना गया। दूसरी तरफ T को भी कांस्टेंट माना गया। T को क्यों कांस्टेंट माना गया? अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था पाई जाती है, तो पूर्ण रोजगार के स्तर पर T कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। अब दो चर बचे, एक M और V। M जिसमें परिवर्तन होता है, मुद्रा प्रमाण सिद्धांत के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, और P क्या है? जिसमें परिवर्तन होता है, यानी जो कारण है, और इस कारण के कारण P में क्या परिवर्तन होता है? तो पूर्व में बताया कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर P में भी प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन होता है। तो M यहाँ पर सक्रिय चर है और P यहाँ पर निष्क्रिय चर है। अब यदि समीकरण में दो कांस्टेंट वेरिएबल है V और T, यदि V को राइट हैंड पे लेके आते हो तो T के नीचे आ जाएगा, तो T अपॉन V बन जाता है। और T अपॉन V को एक साथ क्यों रखना है? क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएबल है। यदि इन दोनों को कांस्टेंट वेरिएबल एक मान लिया जाए तो M और P में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध स्थापित हो जाता है। तो मुद्रा प्रमाण सिद्धांत ये बताता है कि मुद्रा की मात्रा और सामान्य कीमत स्तर में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध पाया जाता है। मुद्रा की मात्रा को यदि दोगुना किया जाता है तो कीमत स्तर भी दोगुना हो जाएगा। मुद्रा की मात्रा को यदि आधा किया जाता है तो कीमत स्तर भी आधा हो जाता है। और इससे सापेक्ष कीमतें प्रभावित नहीं होती है। यहाँ पर अब मैं इस बात पे आता हूँ, 1942 में जो विवाद हुआ है, 1942 में विवाद हुआ है कि क्या पे का बाजार नियम और फिशर का मुद्रा प्रमाण सिद्धांत, इन दोनों के बीच में कोई संगतता है या इनकंसिस्टेंसी? देखिए, जो से का बाजार नियम है वहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति में सामने की अवस्था में सापेक्ष कीमतें प्रभावित होती है, ये बात स्वीकार की गई है। और दूसरी तरफ मुद्रा प्रमाण सिद्धांत, फिशर के मुद्रा प्रमाण सिद्धांत में कहा गया है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध पाया जाता है, परंतु सापेक्ष कीमतें अपरिवर्तित रहती है। तो देखिए, एक मॉडल में तो ये कहा गया है, से के बाजार नियम में तो ये कहा गया है कि सापेक्ष कीमतें प्रभावित होती है, और मुद्रा प्रमाण सिद्धांत में ये मतलब एक सिद्धांत में कहा गया है कि मुद्रा सामान्य एक मॉडल में से के बाजार नियम में कहा गया है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की सापेक्ष कीमतें प्रभावित होकर के अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियों के द्वारा संतुलन स्थापित होता है। सापेक्ष कीमतें वस्तुओं सेवाओं की प्रभावित होती है, और वस्तुओं सेवाओं और साधनों, वस्तुएं सेवाएं एवं साधनों की सापेक्ष कीमतें प्रभावित होती है, सामान्य कीमत होती है। और मुद्रा प्रमाण सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध पाया जाता है, परंतु वस्तुएं
वस्तुएं एवं सेवाओं तथा उत्पादन के साधनों की सापेक्षिक कीमतें अपरिवर्तित रहती है। डॉन पेटिकन ने इसी बात को पकड़ा और 1942 में उन्होंने कहा कि सेका बाजार नियम और मुद्रा प्रमाण सिद्धांत दोनों को मिलाकर के ही तो प्रतिष्ठित आर्थिक मॉडल बनाया गया है। ये दोनों ही उसकी प्राण वायु है, लेकिन दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी है, विरोधाभास। क्या विरोधाभास है? एक तो सामान्य कीमत, एक हिस्से के बाजार में तो कह रहा है कि सापेक्ष कीमतें प्रभावित होती है, साधनों और वस्तुओं की सापेक्ष कीमतें प्रभावित होती है, और दूसरी तरफ मुद्रा प्रमाण सिद्धांत पे कहा गया है कि वस्तु और सेवाओं की सापेक्ष कीमतें प्रभावित नहीं होती है। तो ये इनकंसिस्टेंसी जॉन पेटिनल ने उठाई है और उन्होंने कहा कि ये दोनों मॉडल एक दूसरे से असंगत, इनकंसिस्टेंट है। कोई भी मॉडल जिसमें ये दोनों शामिल हो, तर्क की दृष्टि से गंभीर गलती करते हैं। क्या गलती है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर ये दो इसके आधार स्तंभ हैं। अब देखिए, पुनः एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। सेका बाजार वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था के लिए ही बनाया गया था, जिसमें सब विक्रेता क्रेता है, परंतु मुद्रा चलन से भी इस सिद्धांत के व्यवहार पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते हैं कि मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है, स्वयं उत्पादन और वितरण पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। इसी के बाजार नियम पर बात कही गई है। अतः मुद्रा स्वयं अनुत्पादक होने से कोई भी विवेकशील व्यक्ति अपने पास फालतू मुद्रा संचय नहीं रखता है। अतः यहाँ न तो संचय है और न ही अपसंचय है। अतः कीमत स्तर में उच्चावचनों का कोई लेन देन नहीं है। यहाँ ये माना गया है कि यदि कोई व्यक्ति बचत करता है तो उसके उत्पादन कार्य में निवेश कर देता है। तो ये इनका मुद्रा प्रमाण सिद्धांत। तो दो ये आधार स्तंभ थे जिनको हमने आज चर्चा की है। अगले वीडियो में हम क्लासिकल मॉडल, कंप्लीट क्लासिकल मॉडल को एक साथ आपके साथ रखेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और जब कभी भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलिएगा, क्योंकि अब तक के रिसर्च ये बता रहे हैं कि आने वाले समय पे हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा। और इसलिए जो जो सबसे जल्दी प्रभावित हो सकते हैं और जो सबसे कमजोर कड़ी हमारी है, वो है हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग। तो जब कभी भी आप घर से बाहर निकलें तो आप सावधानी रखें, साबुन का प्रयोग करिए घर में आने पर, और वृद्धजनों की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं, उनकी देखभाल को बढ़ाएं। ये एक हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है और उनका ख्याल रखें, क्योंकि सबसे अधिक हमारे बुजुर्ग ही प्रभावित होने वाले हैं। तब तक आप सभी को नमस्कार।